प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अब तक जाना कि कहानी क्या होती है। प्राचीन कहानी और नवीन कहानी में अंतर भी हमने समझा। अब हम जानना चाहते हैं कि कहानी बनती कैसे है। कहानी को बनाने में किन किन अवयवों का होना आवश्यक है, किन किन तत्वों का होना आवश्यक है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। कहानी के बारे में चर्चा की जाती है कि कहानी में बहुत से विद्वान 6 तत्व बताते हैं, बहुत से 7 तत्व बताते हैं, बहुत से 8 भी बताते हैं। पर कहानी के तत्वों पर जो सहमति सर्वसम्मति से विद्वानों की बनती है वो 6 तत्वों पर है। कहानी में 6 तत्व होते हैं। पहला होता है कथानक, दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन, चौथा है देश काल या वातावरण, छठा है भाषा शैली और उद्देश्य। इस तरह से ये 6 तत्व कहानी के होते हैं। इन 6 तत्वों को लेकर के एक सुसंगठित और प्रभावान्वित छोड़ने वाली कहानी का निर्माण होता है। कुछ लोग शीर्षक को 7वां तत्व बताते हैं, लेकिन ये 7वां तत्व नहीं है, वह कहानी में ही समावित है। अब हम जानते हैं कि कथा तत्व क्या होता है। कथा तत्व कहानी की आधारशिला है। आप देखते हो कि सांसारिक जीवन में बहुत सारे जीवन व्यापार घटनाएं, मन स्थितियाँ आए दिन घटित होती रहती है, और वही यदि स्वाभाविकता लिए हो, सुसंगठितता उनमें हो, रोचकता उनमें हो, मौलिकता हो, मर्म स्पर्शिता हो और कलात्मकता के गुण हो, तो वो कहानी बन जाती है। कथानक कहीं से भी उठाया जा सकता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, धार्मिक, ऐतिहासिक या मनोवैज्ञानिक, कोई सा भी क्षेत्र हो सकता है। बस उस घटना में पाठक का मतलब पढ़ने वाला रुचि लेता हो, उसकी उत्सुकता उसमें बनी रहती हो, तो वो कहानी बन जाती है। कहानी के कथानक को बढ़ाने वाली 3 चीज़ें मुख्यतः होती है। एक उसका प्रारंभ, विकास और उसकी चरम सीमा और अंत। अर्थात कहानी को आगे बढ़ाने के लिए 4 प्रमुख स्थितियों का होना आवश्यक है। पहली है प्रारंभ, विकास, चरम सीमा और अंत। कहानी का प्रारंभ अत्यंत आकर्षक ढंग से होना चाहिए। जैसे ही हम कहानी की प्रथम द्वितीय पंक्ति पढ़ें तो हमारी रुचि उस कहानी को जानने की बन जानी चाहिए। इस तरह का उसका प्रारंभ होना चाहिए। कहानी में पात्र के, अब ये कहानी को या तो किसी पात्र के परिचय से शुरू किया जा सकता है, पात्रों की परिस्थितियों से शुरू किया जाता है, या किसी संवाद से या वातावरण विशेष से शुरू किया जा सकता है। आप देखिए, जब भी हम फिल्म देखते हैं तो या तो कोई 2 व्यक्ति आपस में संवाद करते हुए उस कहानी की शुरुआत होती है, या कोई सीन अच्छा सा उस फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है, या नायक या नायिका को उसमें कुछ करते हुए या गाना गाते हुए दिखाया जाता है। अर्थात एक सुंदर वातावरण को लेकर के या तो वो कहानी शुरू होती है, या किसी संवाद को लेकर शुरू होती है। इस तरह से कहानी का प्रारंभ होता है।
अब कहानी का ये तो प्रारंभ है। अब इसका विकास कैसे होता है? या तो पात्रों की मानसिक अवस्था को उसमें जाना जाता है, उनकी भावनाओं का उसमें विकास किया जाता है और स्थिति विशेष को उसमें दिखाया जाता है और कहानी को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। पाठक की निरंतर उस कहानी को जानने की रुचि जागृत सी उसमें दिखने लगती है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। चरम सीमा की स्थिति में कहानी बहुत महत्वपूर्ण दौर में पहुंच जाती है और वह रोचकता और सुंदरता के क्षण को लिए हुए स्तब्धता की ओर आ जाती है। पाठक उसमें उत्सुकता, आशा एवं आशंका के बीच उलझता और जूझता नजर आता है और जल्दी से जल्दी उसका अंतिम निष्कर्ष जानना चाहता है। कहानी का परिणाम क्या होने वाला है, इसको जानने की उत्सुकता उसमें बनने लगती है। कहानी में घटना, चरित्र, परिस्थिति अथवा वातावरण के पूर्ण विकास के अवसर कथा को अंत की ओर ले जाते हैं। इस तरह कहानी का परिणाम जो भारतीय साहित्य में आता है सुखद, वो उस पाठक के या दर्शक की मन स्थिति पर एक दीर्घावधि प्रभाव छोड़ता हुआ है। इस तरह से कहानी का समस्त सौंदर्य पूंजीभूत होकर के विशेष प्रकार की संवेदनशीलता को हमारे हृदय में स्फुरित कर देता है। यही कहानी की प्रभावान्वितता होती है, यही उसका समष्टिगत प्रभाव होता है। और कहानी का, अगर कहानी में इस तरह की कहानी है और इस तरह से वो आगे बढ़ती है तो कहानी को कथा तत्व की दृष्टि से श्रेष्ठ मान लिया जाता है या कथा तत्व की दृष्टि से सफल मान लिया जाता है। इस तरह से कहानी का प्रारंभ होता है और इस तरह से कहानी का अंत होता है। कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व है चरित्र विधान, जिसमें लेखक पात्रों का चुनाव करता है, पात्रों की योजना बनाता है, पात्रों के क्रियाकलाप को तय करता है। अब लेखक का कहना है कि पात्र के चरित्र इस तरह के हों कि वे केवल कठपुतली मात्र न हो, लेखक के व्यक्तित्व और जीवन दर्शन का आरोपण आजकल पाठकों पर उचित नहीं माना जाता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। यदि कहानी में बहुत सारे पात्र भर दिए जाएंगे तो एक संक्षिप्त जो कहानी होनी चाहिए थी वो विद्रूप हो जाएगी और कहानी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। इसलिए विद्वानों का मानना है कि कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। पात्रों के सर्वांगीण चरित्र चित्रण के लिए अवकाश तभी रह पाएगा जब उसमें पात्र सीमित होंगे। पात्र इस तरह के हों कि वो पाठक के मन पर अपना प्रभाव छोड़ सके, स्वतंत्र और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते हो। मानव जीवन के अंतर्द्वंद्वों की स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पात्रों के मनोविश्लेषणात्मक चरित्र चित्रण से ही होती है। अतः पात्रों का चरित्र चित्रण मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए। चरित्र चित्रण मुख्यतः 4 प्रकार से किया जाता है। जो भी पाठक में, जो भी उस कहानी में पात्र आते हैं उनका चरित्र चित्रण 4 प्रकार से किया जाता है। एक वर्णन के द्वारा, एक संकेत द्वारा, एक कथोपकथन द्वारा और पात्रों के क्रियाकलाप के द्वारा उस कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। कहानी में अधिकांश चरित्र चित्रण मानव जीवन से ही जुड़े होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। जिन कहानियों में
पात्र का चारित्रिक सौंदर्य सही है वह सफल और श्रेष्ठ कहानियाँ कही जाती है। प्रेमचंद ने तो घटना प्रधान कहानियों के संदर्भ में इसी तथ्य को स्वीकार किया है। सामान्यतः चरित्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो स्थिर चरित्र होते हैं, दूसरे वे जो गतिशील चरित्र होते हैं। जिन्हें हम स्थिर चरित्र कहते हैं वे एक विशेष दिशा की ओर उन्मुख होते हैं, किंतु जो गतिशील चरित्र होते हैं वे अंतर्द्वंद लिए रहते हैं। साहित्य में स्थिर चरित्रों की अपेक्षा गतिशील चरित्रों को अधिक महत्व दिया जाता है। कहानी में भी इसी प्रकार के गतिशील चरित्र अधिक महत्व पाते हैं। पाश्चात्य विद्वान हडसन ने इस तथ्य का समर्थन भी किया है। उनका कथन है कि कहानी में चरित्र का उद्घाटन मात्र किया जाता है, जबकि उपन्यासों में चरित्र का विकास दिखाया जाता है। कहानी में पात्रों की संख्या अधिक न बढ़ने दी जाए, कहानी की कथा वस्तु सीमित रखी जाए, उसमें एक विशेष संवेदना पर कहानीकार का ध्यान केंद्रित रहे, तभी जाकर के एक प्रभावी और सफल कहानी का निर्माण हो पाता है। कहानी का तीसरा तत्व है संवाद, कथोपकथन। कथोपकथन का कार्य क्या होता है कहानी में? कथोपकथन संवाद कथा को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायता करते हैं, संवाद अथवा संवाद भाषा शैली का निर्माण करते हैं, संवाद वर्णन में रोचकता, रसिकता, प्रेषणीयता और प्रभाव लाने में सहायक होते हैं। संवाद कहानी में स्वाभाविकता उत्पन्न करते हैं, कहानी में प्रभाव, सजीवता और औत्सुक्य उत्पन्न करते हैं। इस तरह कथानक पात्रानुकूल और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। जिस तरह के पात्रों का परिवेश है वैसी ही उनकी भाषा होनी चाहिए, वैसा ही उनका बोलचाल होना चाहिए, तब जाकर के कथोपकथन की दृष्टि से कहानी सफलता की श्रेणी में आती है। कहानी का अगला तत्व है वातावरण विधान। वातावरण कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तो यह स्थिति विशेष को प्रभावित करके पात्र को उद्दीप्त करने का कार्य करता है। दूसरा हमारी कृत्रिम सौंदर्य अनुभूति की वृत्ति को परितोष प्रदान करता है। तीसरा यह हमारी सच्ची सहानुभूति की वृत्ति को जागृत करता है। कहानी कोई भी हो, उसमें उपयुक्त वातावरण के स्वरूपों में से कोई न कोई एक पक्ष कहानी में अवश्य होता है। वातावरण के सहारे कहानी जीवंत, प्राणवान और प्रभावी बन जाती है। आधुनिक कहानियों में प्रथम प्रकार का वातावरण प्राय देखने को मिलता है। कुछ कहानियों में वातावरण की झांकी इस प्रकार की मिलती है जिसमें हमारी सच्ची सहानुभूति की वृत्ति जागृत होती है। पाश्चात्य विद्वानों ने कहानी में केवल दो प्रकार के वातावरण की कल्पना की है। पहले प्रकार के वातावरण को उन्होंने लोकल कलर और दूसरे को एटमॉस्फेयर का स्थिति जो भी हो, वातावरण का विधान कहानी के लिए अनिवार्य है। अगला तत्व है कहानी का उद्देश्य। प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य अवश्य रहता है। प्राचीन काल में कहानी का उद्देश्य मनोरंजन करना हुआ करता था, परंतु समय और परिस्थितियां बदली, परिदृश्य भी बदल गया है। आज कहानी पाठक का मनोरंजन तो करती है, लेकिन वो सस्ते प्रकार और हल्का प्रकार का नहीं, बल्कि उच्च श्रेणी का। काव्य प्रत्यक्ष रूप से उपदेश नहीं देता, अतः कहानी में प्रत्यक्ष रूप से नैतिक उपदेशों के भार से कहानी को मुक्त रखा जाना चाहिए। कथा काव्य का एक उद्देश्य जीवन चरित्र उपस्थित करना भी कहा गया है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि संघर्ष को, कुछ कहानीकारों ने उद्देश्य को, तो कुछ कहानीकारों ने विलक्षण और कुछ मन की निविड़तम निराशा में प्रकाश की एक क्षीण रेखा पहुंचाने को कहानी का उद्देश्य माना है। जो कहानियाँ चरित्र प्रधान होती है, किसी पात्र को रेखांकित करती है, उनमें उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता, पर उसमें भी चित्रण का दृष्टिकोण रहता है, उसी को उद्देश्य समझना चाहिए। कहानी का अगला तत्व है शिल्प। रचना के उद्देश्य को प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करने की दृष्टि से भाषा शैली का भी महत्व होता है।
कहानी की भाषा उसकी मूल संवेदना को अभिव्यक्ति देने में सक्षम होनी चाहिए। इतना ही नहीं, कहानी कोई भी हो उसमें व्यक्त, कथ्य, पात्र और परिस्थितियों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा के साथ ही शैली भी जुड़ी हुई है। शैली का संबंध कहानी के सभी तत्वों से होता है। अच्छेपन और बुरेपन दोनों तरह की शिल्प होता है। अच्छा शिल्प कहानी को रोचक बनाता है। कहानी के पात्रों के अनुकूल चलने वाला शिल्प ही अच्छा माना जाता है। इस तरह से कहानी तत्वों के साथ इनका सहयोग लेकर के आगे बढ़ती है और सफलता का रूप धारण करती है। धन्यवाद।